का डे 1 और डे 2 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के डे 3 पे हैं। चैप्टर नंबर 10 है गवर्नमेंट बजट। अभी तक क्या क्या हो गया एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें मैं बताया था जैसे एक फैमिली अपने लिए बजट बनाता है हर साल, एक फैमिली जैसे अपने लिए बजट बनाता है हर साल की क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, क्या बजट होना चाहिए, या मंथली बजट बनाता है कि ये खरीदना है, इतना रुपए खरीदना है तो इतना सेविंग करना पड़ेगा, ये सामान परचेज करना है। तो जैसे एक फैमिली बजट बनाता है, सिमिलरली वैसे ही सरकार भी एक बजट बनाता है। जैसे फैमिली बजट बनाता है वैसे ही सिमिलरली सरकार भी एक बजट बनाता है। उसमें वो सारे अपने रिसीट को दिखाता है जहां जहां से आने वाले साल में पैसा आने वाला है, और उसमें वो एक अपने एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है कि कहाँ कहाँ खर्चा होने वाला है फ्यूचर में। तो बजट क्या है? बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो पूरे साल भर आने वाले साल में जितने भी पैसे आने वाले हैं या जितने भी खर्चे होने वाले हैं उसका एक समेशन है। तो ये मीनिंग में याद लिखवाया था, इसको याद करने का बिल्कुल नीड नहीं है, बस इतना याद रखो ये एक एनुअल स्टेटमेंट होता है, मतलब साल के हर साल का एक एनुअल स्टेटमेंट बनता है। इसमें रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों रिकॉर्ड होता है। जो भी आने वाले हम लोग कमाने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, या जितना भी हम लोग खर्चा करने वाले हैं, वो पूरा का एक समीशन होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को हर साल आता है। तो जैसे मान लो अभी 25 है 2025, तो अभी 1 फरवरी 2025 को नया बजट आया, और वो इम्प्लीमेंट कब से हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2025 से वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो ऐसा नहीं कि बजट आता है तो तुरंत चालू हो जाता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर, जब नया फाइनेंशियल ईयर चालू होता है वहां से स्टार्ट होता है। ये हम लोग देखे भी थे एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो श्रीमती निर्मला सीतारमन। अभी इसको बहुत लोग हेट करते थे, बट अभी जो नया जीएसटी का रेट्स आया, अभी तुम लोग देखे होगे थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह में, 22 सितंबर से नया जीएसटी एप्लीकेबल होने वाला है। जो भी 28-28% था उसको, वो जीएसटी को 12% कर दिए, 5% कर दिए। जिसपे 5% 12% जीएसटी था उसको डायरेक्ट 0% कर दिए। तो अभी ये बहुत ज्यादा अच्छा करे हैं जीएसटी में, तो अभी इनका बहुत तारीफ भी हो रहा है। ठीक है, खैर अब हम लोग आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट पे। ये कंपोनेंट याद रखना है क्योंकि पूरा चैप्टर जो है वो इसी में सिमटा हुआ है। तो कंपोनेंट्स क्या है? एक रिसीट है, एक एक्सपेंडिचर है। रिसीट का मतलब होता है जहां से भी पैसा आ रहा है वो सारे हमारे रिसीट है। और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, कहाँ कहाँ हमारा फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। रिसीट की अगर बात करें तो रिसीट दो तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी देखे थे। मैं डायरेक्ट आता हूँ कैपिटल रिसीट पे। कैपिटल रिसीट के अंदर हम लोग क्या पढ़े थे? कैपिटल रिसीट के अंदर तीन चीज पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बोरोइंग, दूसरा हम लोग पढ़े थे रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा हम लोग पढ़े थे अदर रिसीट। बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर रिसीट। बोरोइंग से क्या होता है? हमारे कंट्री का लाइबिलिटी बढ़ जाता है, और कोई से भी रिसीट जिससे अपना लाइबिलिटी बढ़ जाए या असेट कम हो जाए तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब है हम किसी देश को लोन दिए थे, और जब दिए थे तो हमारा डेटर बन गया था, हमारा असेट बढ़ गया था। अब उनसे हम लोन वापस ले लिए तो वो अमाउंट रीपे हो गया, तो वो जो डेटर था वो डेटर नहीं रहा, हमारा असेट कम हो गया। तो रिकवरी ऑफ लोन भी कैपिटल रिसीट के अंदर आ जाता है। तीसरा है अदर रिसीट। अदर रिसीट का मतलब है ये दो जगह से पैसा सरकार कमाता है। एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार या तो अपने पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं निवेश किया है, तो वो पूरा का पूरा पीएसयू ही सेल कर देता है, या उसका कुछ पार्ट सेल कर देता है जो लॉस मेकिंग यूनिट होते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है स्मॉल सेविंग, जो पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी सेविंग्स रहता है पब्लिक का। कई बार सरकार पोस्ट ऑफिस का जो टर्म डिपॉजिट होता है लंबे समय के लिए पोस्ट ऑफिस के पास जमा रहता है, तो सरकार वो पैसा भी ले लेता है। तो इससे क्या होता है? सरकार का लाइबिलिटी बढ़ जाता है, एक से असेट कम हो गया डिसइन्वेस्टमेंट से, और स्मॉल सेविंग से क्या हुआ? लाइबिलिटी बढ़ गया। फिर इसके बाद हम लोग आए थे कैपिटल रिसीट। ये तो हम लोग लिख लिए थे पूरा, बोरोइंग लिख लिए थे, रिकवरी ऑफ लोन लिख लिए थे, अदर रिसीट लिख लिए थे। फिर हम लोग आए थे एक्सपेंडिचर पे, खर्चे। तो खर्चे भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे ना ही हमारे कोई असेट क्रिएट हो रहे हैं, ना हमारे कोई असेट क्रिएट हो रहे हैं, और ना ही यहाँ लिखा है रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी, ना तो कोई हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, मतलब या दोनों में से कोई एक भी है, ना तो कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है, मतलब कोई कंट्री के अंदर बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस, डैम, ये सब कुछ भी नहीं बन रहा है, और ना ही कंट्री का कोई लाइबिलिटी कम हो रहा है,
तो वैसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे या तो कंट्री का असेट बढ़ रहा है, कोई नया मान लो बिल्डिंग बना लिए होंगे किसी कंट्री के अंदर बिल्डिंग, डैम, रोड, ब्रिजेस, ये सब कंस्ट्रक्शन करे, तो इससे क्या हो गया, कंट्री का असेट बढ़ गया। और दूसरा इससे क्या है, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, कंट्री का लाइबिलिटी कम हो गया, तो इसको भी हम लोग वही बोलेंगे। जैसे मान लो पेमेंट वगैरह कर दिए, जो भी हमें खर्चा करना था, किसी से लोन लिए थे, उनका पूरा लोन वापस कर दिए, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो उससे हमारा लाइबिलिटी जो है वो कम हो गया। अच्छा, उस दिन हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक लिख लिए थे क्या, एक बार बताओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये एग्जांपल, सैलरी, पेंशन। एक बार कंफर्मेशन दो, कहाँ तक लिख लिए थे, थोड़ा बताओ फटाफट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तक हो गया था? नहीं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग लिखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग लिखो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द, मीनिंग तक हुआ था, ठीक ठीक। मीनिंग हो गया था। ये रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग का मतलब होता है ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। जैसे मान लो वर्कर्स का सैलरी देना है, जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जिसको सरकार चला रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे जितने भी इम्प्लॉई है वो सब गवर्नमेंट इम्प्लॉई है, तो सरकारी उनका सैलरी वगैरह देगा। तो ये जो सैलरी पे करना होता है, ये भी सरकार के लिए ये एक्सपेंडिचर होता है, जिससे ना ही सरकार का कोई असेट बढ़ रहा है और ना ही कोई सरकार का लाइबिलिटी कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब ये खर्चा सरकार को बार बार करना पड़ता है। ये ऐसे खर्चे हैं जो सरकार को बार बार करना पड़ता है। इट इज इनकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार का जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें ये सब भी पेमेंट करने का रहता है। एग्जाम्पल है सैलरी, पेंशन, ये सब। अगला लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पॉइंट लिखो, और स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, डायरेक्ट लिखो, क्योंकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो, वो कभी दोबारा अपने कॉपी में लिखने होता ही नहीं है, वो कहीं और ही स्क्रीनशॉट रह जाता है और कॉपी जो है वो खाली रह जाता है। तो अभी क्या, अभी लिखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लिखो, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन असेट, या तो असेट बढ़ गया, मान लो बिल्डिंग वगैरह ये सब बना ली जिससे असेट बढ़ गया, या तो लाइबिलिटी कम हो गया, या तो रिडक्शन इन द लाइबिलिटी। तो अगर ये दोनों कंडीशन है, जिससे या तो हमारा असेट बढ़ जा रहा है या तो हमारा लाइबिलिटी में कोई रिडक्शन हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच ईदर क्रिएट्स एन असेट, या तो कोई असेट बढ़ गया, और कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, या तो कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन हो गया। सेकेंड है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कि ये बार बार नहीं होगा। जैसे मान लो अपने इंडिया के अंदर कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई रोड बनाना है, कोई बिल्डिंग बनाना है, तो ऐसा नहीं कि हर अगले महीना बना रहे हैं। कभी अगर बन गया कहीं से कहीं तक का ब्रिज, तो वो कई सारे साल तक बना रहेगा। तो ऐसे खर्चे जो हम लोग किए हैं, देखो ये तो हो सकता है कि रोड हर साल कहीं कहीं का बना रहे हैं, कभी वो जगह का बना रहे हैं, कभी वो जगह का बना रहे हैं, लेकिन एक जो रोड बना है, मैं स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहा हूँ। मान लो बचेली में एक रोड बनाया गया है, तो ऐसा नहीं कि वो हर साल रोड बना रहे हैं, हर 5 साल में, हर 10 साल में, 11 साल में कभी एक बार बन जाता है, तो वैसे खर्चे को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे या तो कोई असेट बढ़ रहा है या तो कोई रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, रोड को बनाए, फ्लाईओवर को बनाए, ब्रिज को बनाए, डैम को बनाए, तो ये सब जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर का एग्जाम्पल है। हो गया यहां तक लिखना? बोलो बोलो, हो गया क्या? थम्स अप तो भेज सकते हो बाकी लोग, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लिख लिए क्या? ठीक ठीक। दो दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिससे ना ही कोई कंट्री का असेट बढ़ रहा है, ना ही कोई कंट्री का लाइबिलिटी कम हो रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, या तो कंट्री का असेट बढ़ेगा या तो रिडक्शन होगा कंट्री के लाइबिलिटी में, जो भी उधारी उधारी लिए थे उनका पेमेंट कर दिए, तो ये सबसे रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये थर्ड टॉपिक, रुको 2 मिनट। एक्सपेंडिचर लिख लिया। अब देखो, इंडेक्स से अगर मैं टैली करवाऊं, तो हम लोग का मीनिंग कंप्लीट हो गया था।
मीनिंग के बाद हम लोग कंपोनेंट भी कर लिए। कंपोनेंट क्या है? एक रिसीट है, एक एक्सपेंडिचर है। रिसीट में एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही रिसीट में एक रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स के अंदर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो क्या था, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब उसी के अंदर का पार्ट है। लाइसेंस फीस हो गया, पेनल्टी एंड फाइन्स हो गया, एस्टीट हो गया, ये सब वो किसका था? नॉन टैक्स के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग देखें, दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कभी कभार करवाया जाता है, जिससे ना ही कंट्री का कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी, पेंशन, ये सब। और दूसरा होता है अपना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिससे या तो कंट्री में कोई एसेट का डेवलपमेंट होगा, एसेट बढ़ेगा, या कंट्री का जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। टोटल इसके अंदर 6 टॉपिक है, तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है टाइप्स ऑफ बजट। हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ बजट। हेडिंग आएगा टाइप्स ऑफ बजट। तो टोटल 3 तरीके के बजट होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड बजट, दूसरा होता है सरप्लस बजट, और तीसरा होता है डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है, लिखते भी जाओ साथ साथ में, बैलेंस बजट का मतलब होता है हमारा जो रिसीट है इक्वल टू है एक्सपेंडिचर के। मतलब अगर खर्चा होना है 1000 रुपए, तो हमारे पास आया भी 1000 रुपए, तो आया 1000 रुपए और गया भी 1000 रुपए, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब एक हाइपोथेटिकल बात है कि बैलेंस बजट बनता है, बहुत बहुत रेयर है। क्योंकि एक तो हम लोग एस्टिमेट ले रहे हैं कि अगले साल इतना आएगा, उतना जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं कि मान लो हम लोग सोचे थे 1000 आएगा, 1000 जाएगा, और कंट्री में कोरोना हो गया। तो अगर कोरोना हो गया तो फिर हमें और ज्यादा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सबको लाना पड़ेगा, तो इस वजह से सरकार का और खर्चा बढ़ जाएगा। तो बैलेंस बजट बस बोलने की बात है, बहुत रेयर है कि बैलेंस बजट कभी बने और वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो पाए। नीचे एग्जाम्पल भी लिख लो कि 1000 रुपए रिसीव्ड हुआ, हमारा जो रिसीट है वो 1000 है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी 1000 है, तो ऐसे को बोलते हैं बैलेंस बजट। दूसरा होता है सरप्लस बजट। जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हो जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, वहां पे ये सरप्लस बजट देखा जाता है। हमारे इंडिया में तो सरप्लस भी कभी देख लिए तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल हम लोग डेफिसिट पे ही चलते हैं। तो सरप्लस बजट क्या है? सरप्लस बजट का मतलब हमारा जो रिसीट है वो ज्यादा है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कम है। मतलब 1200 रुपए आया और गया 1000 रुपए, मतलब हम लोग सरप्लस में चल रहे हैं 200 रुपए के। तो ये डेवलपिंग नेशन, जो बड़े बड़े, डेवलपिंग में नहीं, डेवलप्ड ही बोलना चाहिए, तो जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है उनका तो हर साल का बजट सरप्लस बजट में ही रहता है, क्योंकि उन लोग का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इतना अच्छा हो गया, उनका ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा हो गया है, तो उनके पास रिसीट का सोर्स ज्यादा है। उनके यहाँ टूरिज्म वगैरह, लोग बाहर बाहर से घूमने आते हैं, ये सब में उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू इंक्लाइन हो जाता है, बढ़ जाता है, और उनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम होते हैं। तो ये डेवलप्ड नेशन का है। और हमारे इंडिया जैसे की बात करें, डेवलपिंग नेशन, तो यहाँ पे डेफिसिट बजट चलता है, कभी कभार देखने को मिल गया तो सरप्लस मिल जाएगा। डेफिसिट बजट क्या होता है? जहां रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि आया है 800 रुपए और गया है 1000 रुपए, इसका मतलब हम लोग 200 रुपए के डेफिसिट पे चल रहे हैं, 200 रुपए के घाटे पे चल रहे हैं। तो ये 3 तरीके का बजट होता है। एक होता है बैलेंस बजट, दूसरा होता है सरप्लस बजट, तीसरा होता है डेफिसिट बजट। ठीक है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो तो हमेशा सरप्लस बजट देखते हैं, डेवलपिंग नेशन वाले लोग डेफिसिट ज्यादा रहेगा, कभी कभार सरप्लस वगैरह। और बैलेंस बजट तो हाइपोथेटिकल बात है कि बुक में लिखा है, पढ़ लो, काम खत्म, ऐसा रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होता। यहाँ तक क्लियर है? बताओ बैलेंस बजट सबको, मतलब ये टाइप्स ऑफ बजट, जल्दी जल्दी, बाकी लोग का थम्स अप नहीं आ रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखो, बैलेंस बजट कोई पढ़ना नहीं है, सरप्लस बजट पढ़ना नहीं है, अपना जो सिलेबस का मेन कंसर्न है वो है डेफिसिट बजट। अब हम लोग थोड़े डेफिसिट बजट पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं बताया इंडिया जैसे कंट्री में मोस्टली डेफिसिट बजट ही देखने को मिलता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिसिट बजट को, और थोड़ा अंदर तक जाएंगे कि डेफिसिट बजट क्या है। हेडिंग लिखो, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है? कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है और हमारे जो रिसीट है वो कम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बजट। ठीक है। अब डेफिसिट के अंदर 3 डेफिसिट होता है,
यहाँ से न्यूमेरिकल का भी चालू हो गया है, मतलब ये वाले पॉइंट से उठकर न्यूमेरिकल बन के आता है। डेफिसिट 3 तरीके का होता है, इसके 3 ब्रांचेस बनाओ, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और हमारा जो रिसीट है वो कम है, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। अब डेफिसिट भी कंट्री के अंदर 3 अलग अलग तरीके से देखा जाता है, एक बजटरी डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का 2 सब पार्ट होता है, एक है कैपिटल डेफिसिट और एक है रेवेन्यू डेफिसिट। ये बना लो ऐसे नीचे, कैपिटल डेफिसिट और एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसका एक पार्ट है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह अपने सिलेबस में नहीं है। दूसरा होता है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसपे ऐसे क्वेश्चन मार्क बना लो, इससे क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब हम लोग इसको डिस्कस करने पे आते हैं। देखो, ये मैं एक चार्ट बनाया था जिससे फॉर्मूला बहुत इजीली समझ आ जाएगा, अभी नोट मत करो, पहले समझो पॉइंट को। बजटरी डेफिसिट सबसे पहला है, ये जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं, इसके अंदर बजटरी डेफिसिट पे हैं। बजटरी डेफिसिट के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, एक है कैपिटल डेफिसिट और दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखो बजटरी डेफिसिट के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है, एक है अपना कैपिटल डेफिसिट, एक है अपना रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट अपने सिलेबस में नहीं है, बट इसका फॉर्मूला कैसे आया है वो समझो। कैपिटल डेफिसिट का मतलब होता है हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? कंट्री में मान लो ब्रिज बना दिए, कंट्री में मान लो डैम बना दिए, रोड बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, ये बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं। तो जो बड़ा बड़ा खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट तो हम लोग पढ़े थे 3 जगह से ही हो सकता है, एक है बोरोइंग, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन, तीसरा। अब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी, अपनी अपनी किताबें और स्कूल बैग बाजू में रख, चलो चलो जल्दी। रेडी पेपर्स कितना है हमारा? 1200 करोड़। रुको 2 मिनट, बंद हो गया क्या? ठीक है, इधर सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट का मतलब होता है हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं कैपिटल रिसीट। फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर बनाए जो कि 1000 करोड़ रुपए का था, और हम लोग बाहर के देश से लोन लिए जिसको बोरोइंग बोला जाता है, जिससे हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाता है, लोन लिए 1200 करोड़ का। तो क्या हुआ, हमारे इस केस में 1200 करोड़ ज्यादा है, कैपिटल रिसीट ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट अपोजिट करूं, मान लो हम लोग लोन लिए हैं 500 करोड़ का और हमारा फ्लाईओवर बना 1000 करोड़ का, तो इस बार खर्चा ज्यादा है। जब हमारा खर्चा ज्यादा होता है और हमारे पास आया कम है, खर्चा ज्यादा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल डेफिसिट। एग्जाम्पल के लिए, रुको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो अपने कंट्री में हम लोग लोन लिए, लोन किसके अंदर आएगा? कैपिटल रिसीट। तो हम लोग लोन ले लिए 500 करोड़ का, ठीक है, कोई यूएसए जैसे कंट्री से हम लोग लोन ले लिए 500 करोड़ का, और कंट्री में फ्लाईओवर बना। फ्लाईओवर ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन या हर दूसरे महीने बनेगा, ये तो कभी कभार बनेगा। फ्लाईओवर बनने में बहुत खर्चा आया, हम लोग बाहर बाहर से लोग को बुलाए थे तो बहुत खर्चा आया, वो हुआ 1100 करोड़ का। 1100 करोड़ का हमारा खर्चा हुआ। तो ये वाले केस में हमारा जो खर्चा है वो ज्यादा है और हमारा जो कमाई है वो कम है। तो बस इसी को बोलते हैं कैपिटल डेफिसिट। तो अगर मैं कैपिटल डेफिसिट निकालूं तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1100 करोड़, माइनस रिसीट कितना है? 500। तो इससे पता चल जाएगा कि हम 600 करोड़ के कैपिटल डेफिसिट पे चल रहे हैं। बताओ, इतना क्लियर है सबको? अपने सिलेबस में ही नहीं है, बस मैं फॉर्मूला समझा रहा था। क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। बाकी लोग इतना जल्दी सो गए क्या? ठीक, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अब अगला समझते हैं जो अपने सिलेबस में है। देखो कैपिटल डेफिसिट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या होगा फॉर्मूला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट।
ये आ जाता है एग्जाम में, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आता है कि कैलकुलेट करके बताओ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, वो क्या पॉइंट था, सैलरी वगैरह का पेमेंट करना। जैसे कंट्री के अंदर सैलरी होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देना रहता है, पेंशन का पैसा होता है, ये सब आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। और रेवेन्यू रिसीट के अंदर हम लोग पढ़े थे टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब इसके अंदर पढ़े थे। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स के अंदर इंटरेस्ट पढ़े थे, फिर उसके बाद प्रॉफिट पढ़े थे, फिर लाइसेंस फीस पढ़े थे, पेनल्टीज एंड फाइन्स पढ़े थे, एस्टीट पढ़े थे, स्पेशल असेसमेंट पढ़े थे। तो ये सारे हमारे रेवेन्यू रिसीट है। तो जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसीट, जो डेफिसिट आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे मान लो एग्जाम्पल, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कंट्री में सैलरी वगैरह का पेमेंट, पूरे कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उन सबका सैलरी वगैरह का पेमेंट किया गया। तो जब सैलरी का पेमेंट किया गया तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सॉरी, सैलरी का पेमेंट ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मान लो टोटल है 400 करोड़। 400 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया गया। और रेवेन्यू रिसीट मान लो हमारे टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स से आया है 300 करोड़। तो आया कितना है? 300 करोड़। और गया कितना है? 400 करोड़, जो नॉर्मली अपने कंट्री में होता है डेफिसिट में जो रहता है। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में माइनस, फॉर्मूला क्या था रेवेन्यू डेफिसिट का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 400 करोड़, माइनस रेवेन्यू रिसीट है 300, तो फिर आ जाएगा 100 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स है, तो बस फॉर्मूला के लिए मैं थोड़ा समझा रहा था, बाकी एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आता, वो बस थोड़ा और एक दो पॉइंट ऐड कर देता है। बाकी बेसिक जो है वो यही है। ठीक है, इतना बेसिक तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबको ही समझ आ रहा होगा। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। हेडिंग लिखो बजटरी डेफिसिट, उसके अंदर पॉइंट जो लिखना था, क्या होता है बजटरी डेफिसिट? एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, excess of total estimated expenditure over estimated revenue, excess of total estimated expenditure over estimated revenue, excess of total estimated expenditure over estimated total revenue। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये वाला ड्रॉ करो, ये एग्जाम्पल बहुत काम का है। इसी के नीचे वाला एग्जाम्पल ड्रॉ करो। ये फॉर्मूला है बजटरी डेफिसिट का। क्या फॉर्मूला है बजटरी डेफिसिट का? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो जो खर्चे हुए, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो, बस खर्चा हुआ है ना तो हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, इससे आ जाता है बजटरी डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर में दो आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है कंट्री में 1000 का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंट्री में हुआ है 1000 का। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 2000 रुपए। ठीक है, माइनस कर देंगे हम टोटल रिसीट। टोटल रिसीट का मतलब होता है सरकार को जहां जहां से पैसा आया वो सबको यहाँ लिया जाएगा। तो कैपिटल रिसीट लिख लो 200, कैपिटल रिसीट 200। कैपिटल रिसीट याद हो तो हम लोग पढ़े थे, कैपिटल रिसीट तीन जगह से हो सकता है, बोरोइंग, फिर दूसरा था रिकवरी ऑफ लोन, और तीसरा था अदर। तो ये तीन हो सकता है। तो देखो मैं ना लोन को अलग से लिखा हूँ, इसका एक स्पेशल काम है, तो इसको तुम लोग भी अलग से लिखो। अगर देखा जाए तो लोन भी किसका पार्ट है? कैपिटल रिसीट का ही पार्ट होता है। कैपिटल रिसीट के अंदर तीन चीज था, बोरोइंग जिससे लाइबिलिटी बढ़ रहा था, रिकवरी ऑफ लोन जिससे हमारा असेट कम हो जा रहा था, और तीसरा था अदर जिसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट था जिससे असेट कम होता था, और अदर वो पोस्ट ऑफिस वाला अदर डिपॉजिट, उससे क्या हो रहा था? हमारा लाइबिलिटी बढ़ रहा था। तो देखा जाए तो ये लोन भी कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है, बट इसको मैं इंटेंशनली अलग से लिखा हूँ। तो कैपिटल रिसीट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 200, लोन कितना? 300, और रेवेन्यू रिसीट जो आया है वो आया है 100 रुपए का। तो टोटल रिसीट हमारे पास जो है वो है 600। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं बजटरी डेफिसिट। तो नीचे लिख लो बजटरी डेफिसिट इक्वल टू 2000 रुपए खर्चा हुआ और आया बस 600 रुपए। तो 2000 माइनस 600, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो इसका आंसर आएगा 1400 रुपए। इसको हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। तो जितना भी आया है वो सारा हमारा एक्सपेंडिचर,
और जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा हमारा एक्सपेंडिचर माइनस जितना भी आया है वो सारा हमारा रिसीट। तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ जल्दी, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। सिंपल सिंपल सा पॉइंट है। यहाँ तन्मय ज्वाइन है, आकाश ज्वाइन है, दिव्यांशु, हंसिका, इनका कोई अता पता? हाँ, तन्मय लोग बस ज्वाइन होके सो गया लगता है, चला गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं। ये वाला एग्जाम्पल ड्रॉ करना, क्योंकि मैं आगे इसका रेफरेंस लूंगा। टोटल एक्सपेंडिचर में दो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों मिला के हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट के अंदर मैं इंटेंशनली लोन को अलग से लिखा हूं, जबकि लोन कैपिटल रिसीट में जा सकता था। तो अब ये कैपिटल रिसीट में क्या आ रहा है? दो चीज। फिर मेरे को बता सकता है, अगर मैं लोन इधर लिख दिया तो कैपिटल रिसीट में दो चीज क्या आएगा? बताओ, लिख के ही बताओ। अगर मैं कैपिटल रिसीट में लोन इधर लिख दिया तो कैपिटल रिसीट में अभी क्या होगा? वो 200 करोड़ का क्या क्या हो सकता है? मिसिंग फिगर वाला तो है, थोड़ा दिमाग चलाओ। जल्दी जल्दी बताओ, भले शॉर्ट में बताओ, लेकिन मेरे को आइडिया चाहिए कि अगर मैं कैपिटल रिसीट में से लोन लोन को बोरोइंग बोलते हैं, तो बोरोइंग अगर मैं हटा दिया तो अभी वो 200 करोड़ का कैपिटल रिसीट में क्या क्या दिख रहा है? अरे बताओ रे बताओ, इतना सिंपल टॉपिक। कोई आइडिया नहीं किसी को? ये माँ माता जी, किसी को नहीं पता? अरे बहुत सिंपल है, कैपिटल रिसीट के तीन पार्ट थे ना, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन और अदर अदर। उसके अंदर हम लोग पढ़े थे डिसइन्वेस्टमेंट और अदर सेविंग्स, जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह का था। तो अगर मैं बोरोइंग हटा दूंगा तो दो तो बचेगा, रिकवरी ऑफ लोन और उसके बाद अदर डिपॉजिट्स। नहीं समझे क्या? इतना बेसिक सा है। हद है, हद है। ये देखो, कहाँ थे अपन? इधर थे, इधर थे। वेट अ मिनट। हाँ, यहाँ देखो, क्या हम लोग पढ़े, कैपिटल रिसीट के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है बोरोइंग, एक होता है रिकवरी ऑफ लोन और एक होता है अदर रिसीट। अदर रिसीट का दो पार्ट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। तो मैं बोला, अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, बोरोइंग हटा दूं, तो क्या बचेगा? तो अगर मैं लोन को अलग से लिखाऊं तो वो कैपिटल रिसीट के अंदर यही तो दोनों दिखेगा। नहीं समझे? बोलो बोलो, समझ आया? ठीक है, ठीक है। दिमाग है मेरे स्टूडेंट्स के पास, लेकिन यूज नहीं करते ना, क्या करे। अच्छा, हंसिका को डाउट है, रुको एक बार मैं और समझाता हूँ। देखो, कैपिटल रिसीट के अंदर दो है। कैपिटल रिसीट के अंदर दो पार्ट होता है। एक होता है, तीन पार्ट होता है। एक है अपना बोरोइंग, एक है रिकवरी ऑफ लोन और तीसरा है अदर रिसीट। ये तीन चीज को याद रखो। कैपिटल रिसीट के अंदर तीन चीज आता है, बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसीट। बोरोइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग का लाइबिलिटी बढ़ रहा है। जब भी हम लोग किसी कंट्री से लोन लेंगे तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ेगा, और लाइबिलिटी बढ़ा मतलब वो अपना बोरोइंग है। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन से क्या होता है, हमारे कंट्री का जो असेट है वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन। जैसे मैं एग्जांपल भी लिया था कि हमारा इंडिया जो है पाकिस्तान को लोन दिया था तो वो असेट बढ़ गया था। अब वो लोन का पैसा वापस कर दिया तो हमारा असेट कम हो गया। असेट कम या लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कौन सा रिसीट बोलते थे? कैपिटल रिसीट। और तीसरा था अदर रिसीट। अदर रिसीट के अंदर दो पार्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो मैं वहां बजटरी डेफिसिट के बारे में बता रहा था, कहाँ है? यहाँ। यहाँ जो बजटरी डेफिसिट के अंदर बता रहा था, तो टोटल रिसीट के अंदर दो रिसीट होना चाहिए। एक होना चाहिए कैपिटल और एक होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट। लेकिन मैं क्या किया, कैपिटल रिसीट का इंटेंशनली एक पार्ट, लोन लोन मतलब बोरोइंग, बोरोइंग में हटा दिया। मैं उसको अलग से लिखा हूं। तो मैं पूछा इसके अंदर क्या दो चीज होगा? तो इसके अंदर दो चीज ये होगा कि एक होगा रिकवरी ऑफ लोन और दूसरा होगा अदर रिसीट। बस। तीन होता है ना टोटल, बोरोइंग, अदर रिसीट और रिकवरी ऑफ लोन। अगर मैं बोरोइंग हटा दिया तो उसके अंदर क्या बचेगा? दो तो बचेगा। बताओ, क्लियर है? जल्दी जल्दी, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, ये मैं जानबूझ के लोन अभी लिखा हूँ अलग से, क्योंकि इसका रेफरेंस आएगा बाद में। बस रिसीट है, रिसीट मतलब जहां जहां से पैसा आ रहा है सब। और एक्सपेंडिचर मतलब जहां जहां खर्चा हो रहा है, इररेस्पेक्टिव कि वो कैपिटल नेचर का है या वो रेवेन्यू नेचर का है। तो बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ठीक है। अब हेडिंग हेडिंग लिखो, रेवेन्यू डेफिसिट। हेडिंग रेवेन्यू डेफिसिट।
अब बजटरी डेफिसिट के अंदर कैपिटल डेफिसिट तो हमारे सिलेबस में है नहीं, हालांकि फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को। फॉर्मूला बहुत बेसिक सा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उसके दूसरे पार्ट पे जो कि है रेवेन्यू डेफिसिट। ये अपने सिलेबस में है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मैं फॉर्मूला क्या बोला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो इसका मीनिंग लिखो, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it refers to excess of revenue expenditure over revenue receipt. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipt during the given fiscal year. मतलब एक वर्ष में, एक साल में जितना पैसा आया उसमें, मतलब जितना खर्चा हुआ माइनस कर देंगे जितना पैसा आया, और वो दोनों ही कौन से नेचर के होने चाहिए, रेवेन्यू नेचर के, मतलब रिकरिंग नेचर के होने चाहिए। तो रिकरिंग वाला खर्चा माइनस रिकरिंग वाला कमाई, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रिकरिंग वाला खर्चा क्या हो सकता है सरकार का, सरकार सैलरी, पेंशन, ये अलग अलग योजना वगैरह, ये सब रिकरिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है। और रिकरिंग रिसीट क्या हो सकता है, वही टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स के अंदर वो लंबा सा लिस्ट, वो सब। तो रेवेन्यू डेफिसिट का नीचे फॉर्मूला लिख लो, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जैसे अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल का 10 लाख है और हमारा रेवेन्यू रिसीट 6 लाख है, तो 10 लाख माइनस 6 लाख, 4 लाख आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। हो गया यहाँ तक लिखना सबका? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक, बढ़िया। अब लिखो इम्प्लीकेशन, ऐसे ही हैशटैग करके लिख लो इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन परिणाम, इम्प्लीकेशन। तो रेवेन्यू डेफिसिट अगर कंट्री में होगा तो उसका क्या क्या परिणाम दिखेगा, उसका क्या क्या आफ्टर इफेक्ट दिखेगा। तो सबसे पहला लिखो, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, अगर कंट्री के अंदर ये आ जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक आध केस स्टडी दे देगा, बोलेगा बताओ इम्प्लीकेशन क्या, अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट हो गया तो उससे कंट्री को क्या परिणाम देखने को मिलेगा। तो वही मैं लिखवा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर। अगर कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है तो सरकार को अपना एक्सपेंडिचर में कटौती करना पड़ेगा। सरकार जो भी ऐसा आलतू फालतू खर्चा कर रहा है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम, सरकार बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह दे रहा है, जैसे उज्ज्वला योजना, फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसे ऐसे बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम है जो सरकार ऑफर कर रहा है सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, गरीबी को अपलिफ्ट करने के लिए, है ना। तो ये सब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बहुत सारा लेके आया है। पॉवर्टी नाम का एक चैप्टर भी था तुम्हारा, उसके अंदर तुम लोग पढ़ते, प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम सरकार के चलते हैं। तो अगर सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में होगा तो सरकार को अपना जो भी एक्सपेंडिचर है, वेलफेयर, सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम, ये सब एक्सपेंडिचर में कटौती करना पड़ेगा। अगर वो कटौती नहीं किया तो फिर तो सरकार बिल्कुल डूब ही जाएगा, और अगले इलेक्शन से पहले सरकार खत्म हो जाएगा, उसको कोई वोट भी नहीं देगा। तो इसीलिए सरकार को कटौती करना पड़ेगा अपने सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स में। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड थ्रू बोरोइंग। सरकार को लोन और ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों और ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम घाटे में चल रहे हैं, एक तो डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, तो सरकार को बोरोइंग्स वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। दिस क्या लिखा है, दिस रेजेस लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का इससे लाइबिलिटी बढ़ेगा, एंड लोअर्स इट क्रेडिट वर्थिनेस। क्रेडिट वर्थिनेस का मतलब होता है रीपेइंग कैपेसिटी, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हैसियत। तो सरकार जितना ज्यादा लोन लेगा, अलग अलग कंट्री से, मान लो चाइना से लोन लिया, रशिया से लोन लिया, यूएसए से लोन लिया, ऐसे अगर मल्टीपल जगह से सरकार लोन लेता रहा तो इससे क्या होगा, सरकार का लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। और तुम लोग भी ये जानते हो, अग्री भी करोगे, कि जो पर्सन के पास ज्यादा लाइबिलिटी होता है, ज्यादा जगह से वो लाइबिलिटी लेके रखता है लोन वगैरह, तो उसको कोई भी अगला नेक्स्ट पर्सन लोन देने से डरता है। डरता है इसलिए क्योंकि उसको रिस्क लगता है कि ये मेरा पैसा वापस करेगा नहीं करेगा, इसका क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, इसका हैसियत है कि नहीं। तो इसीलिए अगर हम ज्यादा ज्यादा लोन लेते रहेंगे, क्योंकि हमें लोन तो लेना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स सी बात है, क्योंकि हम डेफिसिट पे चल रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो भी जितना भी डेफिसिट पे चल रहे हैं, पहला हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह थोड़ा उसमें कटौती करेंगे खर्चे उर्चे में, फिर उसके बाद सरकार को लोन तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो डेफिसिट पे चल रहा है। लोन लेगा, जितना ज्यादा जगह से लोन लेगा लाइबिलिटी उसका बढ़ेगा, और लाइबिलिटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका रीपेइंग कैपेसिटी उतना कम हो जाएगा। सरकार जहां एक साल में पैसा वापस कर सकता था, वहां उसको 5-10 साल लग जाएगा वापस करने में, तो उसका लोअर्स हो जाएगा क्रेडिट वर्थिनेस। ठीक है, और तीसरा,
द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड कंपेल्ड का मतलब होता है कोई ऐसा कंपल्शन लगा देना कि उनको ना चाहते हुए भी डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या था, उनका जो पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको डिसइन्वेस्ट कर दो, उनको या तो पार्ट या तो पूरा फुल किसी और को सेल कर दो, किसी और को ओनरशिप राइट दे दो। तो सरकार को ये करना ही पड़ेगा फोर्सफुली, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो करेगा तभी तो उसके पास पैसा आएगा। पीएसयू असेट तो कम होगा लेकिन उसके पास पैसा तभी आ पाएगा। तो ये याद रखना है, गवर्नमेंट कंपेल्ड होता है डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये 3 इम्प्लीकेशन है रेवेन्यू डेफिसिट का। एग्जाम में अगर आया डायरेक्ट क्वेश्चन आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है ये वाला पॉइंट कि रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशन बताओ। तो पहला इम्प्लीकेशन क्या है, सरकार को अपना जो भी एक्सपेंडिचर है, वेलफेयर प्रोग्राम, सेवरल ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम जो चलाता है उसमें थोड़ा कटौती करना पड़ेगा। सेकंड, गवर्नमेंट को फंड रेज करना पड़ेगा बोरोइंग वगैरह लेकर, जिससे जितना ज्यादा वो लाइबिलिटी लेगा उतना उसका रीपेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट में भी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार को ना चाहते हुए भी डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा सो दैट वो पैसा कमा पाए। आया समझ में? जल्दी जल्दी बताओ, आया आया समझ में? ठीक। अब ये एक छोटा सा पॉइंट है, बस इतना लिख लो। छुट्टी। हाँ, बस ये एक छोटा सा है। दिख गया दिख गया। बस ये एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। हम लोग फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जितना पढ़े उसमें कोई डाउट है क्या? बताओ बताओ, डाउट है तो। ओके, ठीक ठीक। वेज टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट, ये लिख लो। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े, परिणाम, कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर होगा तो इसका आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो इसके 3 परिणाम, कि सरकार को वेलफेयर प्रोग्राम में कट शॉर्ट करना पड़ेगा, बोरोइंग लेना पड़ेगा जिससे उसका क्रेडिट वर्थिनेस कैपेसिटी कम हो जाएगा, और वो कंपेल्ड हो जाएगा कि उसे डिसइन्वेस्टमेंट करना है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे सुधारा जा सकता है। वही है, उसमें कुछ नया नहीं है, बस हेडिंग अलग है, उसके थोड़े पॉइंट्स मन उसको बस बस हेडिंग हेडिंग लिखना, उसके अंदर का भी जरूरत नहीं है। वेज टू मैनेज रेवेन्यू डेफिसिट, सबसे पहला, अगर सरकार रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहा है, मतलब उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट, तो सबसे पहला सरकार क्या करेगा, बोरोइंग लेगा। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब अपने पीएसयू वगैरह को सेल ऑफ करेगा सो दैट वो पैसा ले पाए और पैसा से वो आगे रन कर पाए जो भी उसका पॉइंट है वो सब। और तीसरा, कट इन एक्सपेंडिचर, उसको अपने खर्चे को कम करना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन में हम लोग थोड़े डेप्थ डेप्थ में लिखे थे कि ऐसा 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 करके ये होगा वो होगा, इसमें बस डायरेक्ट लिखे हैं, दोनों बिल्कुल सेम ही पॉइंट, कि बोरोइंग बोरोइंग लेना पड़ेगा उसको, डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और तीसरा अपने एक्सपेंडिचर में कट ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? सबका ऑल डन? ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया। फिर हम लोग कल आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिस्कल डेफिसिट। कल जाएंगे, हाँ कल पक्का। ठीक है, मैं टाइम टाइम में बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, डन डन डन। ठीक है, ठीक है, चलो बाय सबको, गुड नाइट, थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लो। बाय बाय बाय।